नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मीडिया समूहों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, सभापति का निर्देश, नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी गई जगह, विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका, नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस ने किया निकालने का दावा खारिज। नागालैंड में मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने जीता विश्वास मत, समर्थन में आए 47 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री लीजित सिंह को महज मिले 11 वोट। कश्मीर मसले पर मित्र देशों के दखल की राय खारिज, फारूक अब्दुल्ला के बयान की सभी दलों ने की निंदा, बताया आंतरिक मामला। भीड़ के हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों से 4 सप्ताह में मांगा जवाब, आरोपियों को संरक्षण न देने का निर्देश। आइए देखते हैं पहली खबर। गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। गांधीनगर में आज समर्थकों की रैली में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने गांधीनगर में रैली में दावा किया कि पार्टी ने उन्हें 24 घंटे पहले ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मेरी ओर से मुक्त करता और गजनवीर की कांग्रेस से बीजेपी ने कोई पार्टी की नहीं करी थी, नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। आप क्या करेंगे? वाघेला ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक पद छोड़ने का ऐलान भी किया। पिछले कुछ महीने से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व के साथ खींचातान चल रही है। खबरें थीं कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वाघेला को पार्टी से नहीं निकाला गया है और ये फैसला उनका है। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वाघेला के पार्टी छोड़ने से गुजरात की राजनीति पर असर क्या होगा और वाघेला का आगे का रास्ता जाता किधर है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है निर्मल पाठक, एडिटर हैं भाषा से। स्वागत है निर्मल, आपका बहुत बहुत। गुजरात में जिस तरीके से मैं कहूँ कि जैसे जैसे अमूमन नवंबर के आसपास शायद चुनाव होने तय हैं, नज़दीक आ रही है तारीख, ऐसे ऐसे कमोबेश जो गुटबंदी है वो साफ होती दिख रही है। वाघेला साहब अब पार्टी छोड़कर, जो कि विपक्ष के नेता थे, अचानक ये जो टर्न है इसे कैसे देखा जाए? महत्वाकांक्षा या किसी और पार्टी के साथ उनका एक नज़दीकियाँ या कुछ और? देखिए, वाघेला जी पिछले 2-3 महीने से लगातार एक कांग्रेस लीडरशिप पे दबाव बना रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कांग्रेस ने आज सार्वजनिक भी किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष को हटा के, या फिर वो चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए अगले चुनाव के लिए, जो आने वाले चुनाव हैं उसमें। पार्टी इन दोनों ही उनके दोनों मांग को उनकी खारिज कर रही थी। वो नहीं एक उसके रीजन उनके पार्टी के अपने हो सकते हैं। पार्टी ये कह रही थी कि भाई किसी भी लीडर को, क्योंकि वो लीडर प्रोजेक्ट नहीं करते, विशेष पंजाब में उन्होंने काफ़ी सोच विचार विमर्श लंबे उसके बाद किया उन्होंने, उलझन के बाद। पर गुजरात में वो उनको लग रहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ये उनके अपने लॉजिक हैं। सच्चाई ये भी है कि गुजरात में जिस तरह का सपोर्ट बेस शंकर सिंह वाघेला का है, उतना कांग्रेस में अभी किसी आज की तारीख में जो लीडर्स हैं उनमें किसी का भी नहीं है। वो सबसे बड़े कद के और सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता कांग्रेस के लीडर्स में वो हैं। इसलिए वो अपना क्लेम
वो कर रहे थे और कांग्रेस वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो उनके पास शायद ये रास्ता अलग, उन्होंने अपना अलग पार्टी का बनाने का चुना होगा। बीच में उनकी बीजेपी की लीडरशिप के साथ भी बातचीत हो रही थी, 2-3 बार मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हालांकि इस तरह की बातें इस तरह की सार्वजनिक मीटिंग्स में नहीं होती हैं, ये भी सही बात है जी। वो हो सकता दूसरे कारणों से भी मिले, पर एक अपनी प्रॉक्सिमिटी दिखाना ऐसे समय में जब वो लगातार प्रेशर बना रहे हो तो उसके अपने अलग राजनीतिक मायने भी हैं। अब ये अगर वाघेला छोड़ के जाते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ नुकसान तो उसका ज़रूर होगा। दूसरा पहलू उसका ये है कि क्योंकि वो चुनाव से 3-4 महीने पहले जा रहे हैं और कांग्रेस पिछले 3-4 महीने से ये मन बना चुकी है कि वाघेला रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक ये उलझन कांग्रेस में भी बनी हुई थी। अब अगर वो जाते हैं तो हो सकता है कांग्रेस अपने को वाघेला को माइनस करके और अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से तैयार करेगी, क्योंकि जब आप पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो ज़्यादा नुकसान करते हैं। पार्टी के बाहर चले जाएंगे तो पार्टी उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी। अभी ये चल रहा है कि वाघेला कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने निकाल दिया 24 घंटे पहले। कांग्रेस ने ऐसा अभी तक तो निकाला भी नहीं है, पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको निकाले तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। कांग्रेस ये चाह रही है कि वो अगर उन्हें जाना है तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले वो दिल्ली आए भी थे, यहाँ उन्होंने लीडरशिप से समय भी मांगा था लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस लीडरशिप भी चाहती है कि वाघेला चले जाएं। तो अब बीच का रास्ता निकालने का आरोप हम पर ना है, वो खुद पार्टी छोड़ दे। लेकिन निर्मल, कांग्रेस की क्या ये वाकई मुश्किल है, क्योंकि आप लंबे अरसे से कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, बड़े राज्यों में जनाधार वाले नेताओं के साथ जो उनकी ट्यूनिंग है वो बन नहीं पाती है। कम बेशी कई राज्यों में स्थिति दिखी है, ऐसा क्यों है और क्या एक बार फिर कांग्रेस यहाँ पर गलती कर रही है या फिर उसके लिहाज से गुजरात में रणनीति सटीक है? देखिए, ये कांग्रेस में बहुत पहले से वो है कि जो छत्रप्स जिनको कहते हैं, जो रीजनल लीडर्स जो जिनका ज़्यादा जनाधार हो जाता है, कांग्रेस लीडरशिप को लगता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज न करने लगे। और ख़ास करके ऐसे समय में जब सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो तो ये एक असुरक्षा की भावना ये और ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व के सामने वो होती है। पर ये उस समय की लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि वो किस तरह से पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स है, ये कोई भी लीडरशिप नहीं चाहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो। अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, उससे वर्कर्स में भी एक गलत मैसेज जाता है कि एक लीडर जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप सरेंडर कर देते हैं उसके सामने तो आपका जो कैडर है वो भी डिमोरलाइज होता है। लेकिन अगर आप कोई पावरफुल लीडर है और उसकी डिमांड्स नहीं मान के आप उसको जाने देते हैं तो उससे पार्टी का नुकसान भी होता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, पार्टी के सामने ये इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। और ऐसे में जब, क्योंकि वाघेला ने खास करके ये पार्टी जब बाहर से लीडर्स लेके आती है, इंपोर्ट करती है, उसमें ये धर्म संकट ज़्यादा होता है। क्योंकि एक तो आप किसी दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लेके आ रहे हो, उसको फिर आप पूरा उसको एक बिल्डअप उसका करते हो कि कितने बड़े नेता हैं, कितने महान हैं और इनके आने से कितना फ़ायदा हो रहा है। कभी कभी फ़ायदा होता भी है और बाद में फिर आप उनको, क्योंकि कैडर उनके साथ जोड़ नहीं पाता, जल्दी मैच करता है, वो अपने को कैडर से अलग समझते हैं, इसलिए वो बाहर से जो उनके साथ रहते हैं उन लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। पार्टी में एक डिवीजन, जो ओरिजिनल कैडर्स हैं और जो बाहर से आए हुए उनके बीच में एक बनता है। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया बनता है जब आप बाहर से लेके आते हैं। तो फिर जिस तरीके से हालत है अब गुजरात में, जो समीकरण इस वक्त दिख रहे हैं, बीजेपी की पोजीशनिंग, हार्दिक पटेल एक अलग तरीके की आवाज़ के साथ अलग मोर्चे पर खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि आज कहा शंकर सिंह वाघेला ने कि उनके आरएसएस के साथ पुराने रिश्ते हैं। कुछ लोग इसे संकेत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असल में सिर्फ एक महज बयान भर है। आपकी नज़र में क्या है, वाकई ये कुछ गंभीरता है? आरएसएस के साथ उनके, वो तो आरएसएस से ही आए थे, आरएसएस के बड़े नेता थे वहाँ पर, बीजेपी के बड़े नेता थे शंकर सिंह वाघेला, तो उनके संबंध तो होंगे ही निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हो रही है तो वो भी एक उसका संकेत है। अभी राज्यसभा चुनाव वहाँ होने हैं, विधानसभा चुनाव के पहले, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये कहा जा रहा है कि शंकर सिंह वाघेला के साथ 7-8 एमएलए जो कल परसों राष्ट्रपति के लिए चुनाव में जो वोटिंग हुआ है उसमें क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने भी वोट उसमें एनडीए के कैंडिडेट को किया है। तो अगर कांग्रेस की वहाँ एक सीट आनी है तो किसी भी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को वो सीट ना मिले। तो
और आगे जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, बीजेपी उससे भी बिल्डअप करेगी अपनी कैंपेन को। तो ये अब लेकिन जो कांग्रेस का तर्क है इसके पीछे, शंकर सिंह वाघेला को न रोकने के पीछे, वो ये कह रहे हैं कि अगर वाघेला को वो प्रोजेक्ट करते हैं, वाघेला राजपूत कम्युनिटी से हैं, तो दूसरी जो कम्युनिटीज़ और कांग्रेस के साथ हैं वो उससे नाराज़ होती हैं, और अगर वाघेला जाते हैं तो उन लोगों को मौका मिलेगा और कांग्रेस के जो पुराना कैडर है उसमें से आगे एक कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल और वाघेला एक साथ खड़े होकर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्या ये प्रोबेबिलिटी दिखती है और इससे फायदा किसका होगा? कुछ भी असंभव तो कुछ भी नहीं होता। हार्दिक पटेल का भी अभी उनका टेस्ट होना बाकी है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो कितना इम्पैक्ट करेंगे। बाहर तो खैर उन्होंने बीच में जो रैली वगैरह की है उससे काफ़ी कुछ दिख रहा है, लेकिन चुनाव में अभी वो गए नहीं हैं और उसका पहला टेस्ट उनका होगा। वो अपनी पार्टी बना के उतरते हैं या वाघेला जी के साथ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक कॉम्बिनेशन है, पाटीदार और राजपूत, ये क्या साथ मिलके लड़ सकते हैं चुनाव, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये अभी हार्दिक पटेल को भी तय करना है कि वो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत खुल के पाटीदार को रिजर्वेशन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं, और उनकी मेन डिमांड वही है कि पाटीदार को वहाँ पटेल को और पाटीदार को लेकिन इस पूरे मैं कहूँ कि राजनीतिक हलचल का सीधा फायदा अगर कहें तो सीधे बीजेपी को दिख रहा है। बिल्कुल, भारतीय कांग्रेस में वहाँ क्योंकि दो ही पार्टी हैं अभी, दो मुख्य ताकतें हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत उसने अपना वहाँ बेस बनाया है। कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है फिर से रिगेन करने के लिए, लेकिन अब इसमें बीच में अगर कोई तीसरी पार्टी आती है तो हमेशा जो कमज़ोर पार्टी होती है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी कमज़ोर पार्टी वहाँ कांग्रेस है, तो अगर कोई भी तीसरी पार्टी आएगी तो वो कांग्रेस को ही ज़्यादा नुकसान करेगी। निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दहेज का बदनुमा दाग कल भी था, भी है। पढ़े लिखे लड़के जो योग्य हो गए हैं वो ज़्यादातर आजकल इस मामले में जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। हमारे समाज में एक जिसको हम अंग्रेजी में पेट्रियार्की बोलते हैं, एक महिला को अपनी जगह पता होनी चाहिए, और इस वजह से ये क्राइम रुकने वाली नहीं है। एक सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। कानून सिर्फ बनाने से समाज नहीं बनता, एक उदाहरण पेश करना पड़ता है। दहेज एक अभिशाप, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने कार्यवाही से हटाई गई नरेश अग्रवाल की टिप्पणियों के प्रचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की कि इसके लिए जिम्मेदार मीडिया समूहों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। सभापति ने जानकारी दी कि इस मामले में राज्यसभा सचिवालय को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। शून्यकाल में मसला उठाते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके दिल्ली आवास पर हमला कर तोड़फोड़ की। नरेश अग्रवाल ने चिंता जाहिर की कि कार्यवाही से हट जाने के बावजूद उनके बयान के प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचार से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है और ये सदन की अवमानना है। प्रिंट मीडिया ने बहुतों ने छापा, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है, उसको गलत तरीके से, सिर्फ उतने हिस्से को, और मैंने जो कोट किया था वो नहीं चल रहा है। कल बीजेपी के युवा मोर्चे के लोग मेरे घर पे गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी। एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रेट हो, तो ये शिवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी।
नरेश अग्रवाल को विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। सभी ने कार्यवाही से हटाए गए बयान के प्रचार को सदन के नियमों के खिलाफ बताया। In one TV channel that we will drag him out, the member. It's not a question of which member. A member speaks in the House. Now the channel has been named by the honorable member. That channel must be given the notice. They must be summoned. It must immediately become a house of privilege, matter of privilege. एक मेंबर को यानी धमकाने का, उसके घर जाने का, उसके घर को काला करने का, हरदोई जाने का, ये क्या मामला है? मंत्री जी आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ये क्या हो रहा? यानी लिंचिंग पे बहस हुई थी, इसका मायने क्या था? आप मेंबर को धमका रहे हैं। If objection to leave being granted is taken, the chairman shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places, and if not less than 25 members rise accordingly, the chairman shall intimate that leave is granted. और वो assurance के साथ साथ you have let loose your goons against the people who are opposing you. Okay. ये क्या है? What culture this is? No, all right. ये letting loose. Okay. ये अगर चलते रहेगा, it will be a serious repercussion. बैठिए. Okay, now. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता के हम खिलाफ हैं और हम किसी भी तरह की सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। जो सदन के नियम है, जो संसद का नियम है, उस संसद के नियम के तहत चेयर जो है वो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। असंतुष्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सदस्य हालांकि वेल में आ गए और जिम्मेदार मीडिया पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जानकारी दी कि सचिवालय को मामले की छानबीन के निर्देश दे दिए गए हैं। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद उनका ये बयान कार्यवाही से हटा दिया गया था। नरेश अग्रवाल ने भी खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में आज भी गतिरोध हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई। कांग्रेस सदस्यों ने मुद्दा पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल में उठाया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है क्योंकि 60 साल में उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि 60 साल में हमने क्या किया, 70 साल में क्या किया। इन्होंने 3 साल में किसान पे उतना कर चढ़ा दिया जितना 60 साल में नहीं चढ़ पाया। सबसे तेज अगर किसान पे कर्जा चढ़ा है तो 3 वर्ष के अंदर चढ़ा है। कांग्रेस किसानों के बारे में घड़ियालू आंसू बहा रही है। आपका कोई हमदर्दी नहीं है, किसान के बारे में आप आंदोलित नहीं है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड के आंदोलन के चलते तनाव का मुद्दा आज उठा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने इस मामले में केंद्र से दखल की मांग की, तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दार्जिलिंग में तनाव की स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की नीति के चलते दार्जिलिंग में अशांति फैली है। उन्होंने बताया कि शांति बहाली के बाद ही त्रिपक्षीय चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार चुपचाप खामोशी से तमाशा देख नहीं सकती। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ट्राइपार्टाइट बैठक बुलाइए, शांति का बहाली कीजिए, वहां के लोग जो मर रहे हैं उसको बचाइए, उनका राशन बंद किया जा रहा है उसको मना कीजिए और मुख्यमंत्री को यह बताइए कि संविधान के अनुसार काम करे। उसका कारण वहां के पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री जी के रवैया और उन्होंने जिसको जैसे हैंडल किया उसके कारण है। भारत सरकार का अनुरोध होगा
वहाँ पहले शांति और कानून व्यवस्था प्रस्थापित करे, बाद में वहाँ के जो डिमांड है उसके बारे में हम सब मिलकर के उसके बारे में चिंता कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लोकसभा से आज निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी मिली। इस विधेयक के जरिए अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग हासिल करने और न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा को 4 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक किया गया। पहले कानून में प्रावधान था कि जो शिक्षक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते उन्हें 5 साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी। कई राज्य सरकारों ने ट्रेंड शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए इस अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया था। अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट आवंटन से पूरा होगा। सीख रहे हैं लाखों की तादाद में, अच्छे सर्टिफिकेट पा रहे हैं, तो देश के सबसे अच्छे प्राध्यापक अपना अपना विषय वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ मटेरियल भी होगा, वहाँ ट्यूटोरियल भी होगा, वहाँ इंटरैक्शन भी होगा, एक ऐप होगा, उस पर से लोग सवाल भी पूछते जाएंगे। हर सप्ताह वो आकर शंकाओं का निरसन भी करेंगे। तो जो स्टडी सेंटर में आकर जो होता था वो अब ऑनलाइन होगा। लोकसभा में जीएसटी के दायरे में धार्मिक संस्थानों को शामिल करने का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि गुरुद्वारों में लंगर बिना भेदभाव और सामूहिक भावना के लिए लगाए जाते हैं और इस कारण इनके ऊपर लगे टैक्स को दोबारा विचार कर हटाना चाहिए। जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरबार साहब की बात मैं मेन कर रहा हूं, सबको समर्थन करना चाहिए। भी धार्मिक जगहों पे जीएसटी जो है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैडम कोई भी बिजनेस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई जो हमारे धर्म में है, अभी दुसांझ जो 10% है वो अपने प्रॉफिट का वहां पे माथा टेका जाता है। तो मैं इस चीज के लिए आपका संघर्षण चाहते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने आज विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। उन्हें 59 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 वोट मिले। उनके पक्ष में नागा पीपल्स फ्रंट के 36, बीजेपी के 4 और 7 निर्दलीय विधायकों ने वोट किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिरजोली रिजित्सू को 11 विधायकों का वोट मिला। जेलियांग को 19 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी। उन्हें रिजित्सू की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। 9 जुलाई को जेलियांग ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान की बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने निंदा की है। उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए मित्र देशों से सहयोग लेने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मदद लेने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए, दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब। बीजेपी और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की आलोचना की है। शिमला समझौता है जिसमें बायलैटरल की बात है, लाहौर डिक्लेरेशन है उसमें बायलैटरल की बात है, ये सारी बातें जो एस्टैब्लिश्ड है। और एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहा है और इस प्रकार की भाषा बोले और भारत का जो रिजॉल्व है, उसका संकल्प है, उसको कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी दूसरे देश का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कश्मीर के हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए। मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के बयान का उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बडगाम में सुरक्षा बलों से झड़प के चलते एक शख्स की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और राज्य से इस तरह की घटनाओं को
संरक्षण न देने को कहा है। अदालत ने गौरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर हिंसक सामग्री को हटाने में केंद्र और राज्यों से सहयोग भी मांगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र की राय है कि देश में हिंसा फैलाने वाले किसी भी समूह के लिए कानून कोई जगह नहीं है और केंद्र ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। गुजरात और झारखंड ने अदालत को बताया है कि गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर लगाम के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए। पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा कि गौ रक्षा के नाम पे चल रही गुंडागर्दी पे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी सूची दी जाए और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सूची दी जाए उनको अगली हियरिंग में। गोवा में राज्यसभा की सीट बीजेपी के विनय तेंदुलकर ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के शांताराम नाइक को हराया है। तेंदुलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 22 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट। बीजेपी और उसके विधायकों की संख्या 21 है, लेकिन पार्टी को एनसीपी विधायक का भी समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल के लोग आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म राग देश के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की टीम का कोलकाता के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने खास तौर पर राज्यसभा टीवी का शुक्रिया अदा किया। ये है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुश्तैनी मकान। इस पुराने मकान को उनकी याद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश की टीम गुरुवार को यहाँ पहुंची। काफी वक्त से उनके बारे में उन्होंने क्या किया ये नहीं लोगों के अंदर उस बात का इंटरेस्ट जगा रहे थे। उनके गुजर जाने के बाद वो गुजरे कि नहीं गुजरे, उस तरह की एक रोमांचक कहानियों में लोगों को एक सस्ती बातें से, सस्ती न्यूज़ से लोगों को नेताजी के बारे में बताया जा रहा था, जो कि बहुत गलत था। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने संग्रहालय की देखरेख संभाली हुई है। ये वही कार है जिससे 1941 में नेताजी नजरबंदी के दौरान वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर निकल गए थे। परिवार का कार से बेहद भावनात्मक रिश्ता है। My father to drive him secretly away from this house on the first leg of what became Netaji's great escape from India. And this happened on the night of January 16th, 17th, 1941. रागदेश की टीम कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में भी गई। फिल्म की टीम की मौजूदगी से छात्राएं भी उत्साहित दिखीं। So that was the sort of passion that the Indian National Army had, and it's really unfortunate that we've forgotten our heroes, Shahnawaz, Sehgal and Dhillon. राज्यसभा टेलीविजन जो एक गंभीर चैनल है, हमने ये तय किया कि हम लोगों तक, आप तक, नई नस्लों तक इस चीज को पहुंचाने के लिए आजादी के उन बंद अध्याय जो आपको आपके सिलेबस नहीं पहुंचाते, हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने प्रदर्शन होगा। आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के खिलाफ चले मुकदमे पर आधारित ये फिल्म अनेक अनछुए पहलू उजागर करती है। फिल्म राग देश नेताजी के जीवन और आज़ाद हिंद फौज के उन अछूए पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आशा की जाती है इस फिल्म के बाद आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की जानकारी के बारे में जो रिक्तियाँ रह गई होंगी वो पूरी होंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ कोलकाता से अखिलेश सुमन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।